साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बेहद संवेदनशील और नाजुक विषय पर बात करेंगे। यह विषय है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ। जम्मू कश्मीर में अरसे बाद व्यवस्थित तरीके से, निष्पक्ष तरीके से लोकतंत्र की सर्वोच्च प्रक्रिया अर्थात चुनाव को अंजाम दिया गया। पूरा देश और दुनिया इस बात को राहत के साथ देखी कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया बेहद शांतिपूर्ण तरीके से निपट गई और कुल मिलाकर एक लोकतांत्रिक सरकार इस केंद्र शासित प्रदेश में अस्तित्व में आ गई। केंद्र शासित प्रदेश पर हम इतना जोर इसलिए दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर धारा 370 के प्रावधानों के तहत एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर अस्तित्व में था, लेकिन जब केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तो धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में उसे राज्य के दर्जे से विहीन करते हुए केंद्र शासित प्रदेश के तहत अस्तित्व में लाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर अस्तित्व में आए। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जब चुनाव प्रक्रिया को अभी अंजाम दिया गया तो उसमें बड़ा मुद्दा रहा पूर्ण राज्य के दर्जा। पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर हर राजनीतिक दल ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, चाहे पीडीपी थी। अब सरकार तो बन गई, गठबंधन की सरकार अस्तित्व में आई है और उस गठबंधन की सरकार के अंतर्गत मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें सर्वसम्मति से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के संदर्भ में प्रस्ताव पारित किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रस्ताव को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा भी मंजूरी दे दी गई है केंद्र सरकार के पास भेजने के लिए। अब ये प्रस्ताव लेकर उमर अब्दुल्ला दिल्ली जाने वाले हैं, दिल्ली में मिलने वाले हैं और मिलने के साथ में उम्मीद करने वाले हैं या ये जताने वाले हैं कि जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेगा। ये तो हुई अच्छी बात। अब कुछ खराब बात हुई। जम्मू कश्मीर में शांति की उम्मीद हम सबको रही। अलग अलग स्तर पर सरकारें ये दावा भी करती रही कि जम्मू कश्मीर में शांति आ गई है, लेकिन इस लोकतंत्र प्रक्रिया से पहले से कुछ हिंसक घटनाएं निरंतर अस्तित्व में दिखी जा रही थी। पर जिस समय पर उमर अब्दुल्ला पूर्ण राज्य के प्रस्ताव को मंजूरी दे रहे थे, उसी समय पर आतंकी अपने मंसूबों को जमीन पर अंजाम दे रहे थे। स्वयं उमर अब्दुल्ला के चुनाव क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वो चुनकर आए हैं, वहां पर हमला हुआ और 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी इस आतंकी हमले में। तो अब सवाल इस बात को लेकर है कि अतीत में जम्मू कश्मीर को लेकर जो द्वंद्व रहा है कि वहां पर मौजूद सरकार और केंद्र में बैठी हुई सरकारों के बीच में अंतर्विरोध रहता है। सुरक्षा के मसले पर समन्वय के अभाव को लेकर खबरें आती रहती हैं। बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की जम्मू कश्मीर में तैनाती रहती है। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा हो जाता है तो सुरक्षा संबंधी विषय, आंतरिक सुरक्षा संबंधी विषय राज्य के अधीन आ जाते हैं, पुलिस विभाग उसके अधीन आ जाता है और उसी के साथ में एक नई जंग छिड़ जाती है। तो क्या अभी जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात हैं जिसके अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए और फिर से एक नई टकराव के अंदेशे को अनदेखा कर दिया जाए? सवाल गंभीर है। क्या इस पूर्ण राज्य के दर्जे को, लक्ष्य को पाना अभी संभव है? और अगर नहीं संभव है तो उसमें अड़चनें क्या हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इस महत्वपूर्ण संवेदनशील विषय का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में रतनलाल गुप्ता जी हैं, प्रांतीय अध्यक्ष हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके नेतृत्व में इस समय जम्मू कश्मीर में सरकार है। हमारे साथ में रजनी सेठी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखर प्रवक्ता हैं। वो रजनी सेठी जी जिनकी पार्टी की केंद्र में सरकार है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब खासतौर पर मौजूद हैं, जो सैन्य सुरक्षा संबंधी मसलों पर हमारे को मार्गदर्शन देंगे। और प्रशासनिक दृष्टि से पूर्ण राज्य या केंद्र शासित प्रदेश क्या बदल जाता है, इस पर रोशनी देने के लिए पूर्व नौकरशाह डॉक्टर आलोक शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रतनलाल गुप्ता जी से करते हैं और रतनलाल गुप्ता जी से समझने की कोशिश करते हैं कि पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए आप जो उपक्रम कर रहे हैं, क्या आने वाले खतरों का आपको अंदेशा है? क्यों आप सरकार का पहला काम पूर्ण राज्य के दर्जे के रूप में ही जाहिर करना चाहते हैं? थोड़ा बताएंगे गुप्ता साहब। देखिए, मैं पहले तो सबको मुबारकबाद पेश करूंगा कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद जो इलेक्शन हुए हैं बड़े शांतिपूर्ण
तरीके से संपन्न हुए हैं। मैं समझता हूं इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चुना और उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आकर उन्होंने ये साबित किया कि डेमोक्रेसी ही सर्वप्रिय है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि संपूर्ण स्टेट जो थी उसको 2019 में 5 अगस्त 2019 को उसको 2 हिस्सों में बांटा और दोनों हिस्सों में लद्दाख को भी यूटी दिया और जम्मू कश्मीर को भी यूटी का दर्जा दिया गया। लेकिन उस वक्त ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान के जो गृह मंत्री थे जनाब अमित शाह जी, उन्होंने ये बात समझ के भाई जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो हम तोड़ देंगे और जम्मू कश्मीर को इसलिए हमने यूटी का दर्जा देकर ये प्रोसेस चलाया है। लेकिन ये बातें उनकी जो वो समझ रहे थे या वो समझते थे, वो मैं समझता हूं कि शायद वो दुरुस्त नहीं थी। जम्मू कश्मीर एक बेहतरीन रियासत थी, प्रिंसली रियासत थी। इसको जो पहले 2 हिस्सों में बांटना ही बहुत बड़ी गलती थी और इन्होंने जब बांटा उसके बाद जम्मू कश्मीर को जब यूटी का दर्जा दिया गया, मुझे आप बताइए इतिहास में कहीं 1947 के बाद कोई एक रियासत बता दीजिए जिसको रियासत का दर्जा तोड़ के उन्होंने यूटी का दर्जा दिया हो। लेकिन यूटी के दर्जे से रियासत का दर्जा दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की इन्होंने, क्योंकि तमाम जो तरक्की के महल्ले थे, तरीकेकार थे, रियासत के जो अपना सिस्टम था, वो सारा धर्म भरम हो गया। आज बड़ी मुश्किल के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर 10 वर्षों के बाद कई हमारे वीर नौजवान आदमी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग, हमारे सिविलियन इस मिलिटेंसी के शिकार हुए। तो आप मुझे बताइए कि आज बड़ी मुश्किल के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर फिर एक चुनाव पॉपुलर गवर्नमेंट का स्थापित हुई है, जिनकी सरबराही जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भैया इस पॉपुलर गवर्नमेंट को अगर चलाना है, अगर चलने देना है, तो उसके लिए जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रियासत का संपूर्ण दर्जा हमें बहाल होना चाहिए। गुप्ता साहब, थोड़ी देर 1-2 सवाल है मेरे आपके साथ, उससे रोशनी चाहता हूं। पिछले 3 दशक जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बड़ी तकलीफ के गुजरे हैं। आतंकी घटनाएं, असंख्य लोगों की निरपराध मौत, अकाल मौत, ये जम्मू कश्मीर की पहचान के तौर पर देश और दुनिया में देखे जाते थे। 5 साल जब केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर इस प्रदेश को संचालित किया गया, इस दौरान आतंकी घटनाओं पर अंकुश लगा और जब चुनाव कराए गए 10 साल बाद, तो एक लंबे अंतराल के बाद में देखने में आया कि बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर के नागरिक अपने मताधिकार का इस्तेमाल निश्चिंतता के साथ कर पाए। वो तो आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको नहीं लगता है कि अभी कुछ समय और रुकना चाहिए राज्य के दर्जे के संदर्भ में, जब तक पूरी तरीके से इन आतंकी घटनाओं पर काबू ना पा लिया जाए, इन आतंकियों को नेस्तनाबूद न कर दिया जाए? सुरक्षा के मसले पर अतीत में जैसे टकराव देखने को मिलते थे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संदर्भ में, वो फिर देखने को ना मिले, क्या कहते हैं आप? या तुरंत कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर में शांति लानी है, देखिए 5 साल जो रहे हैं 19 के बाद, 2019 के बाद 5 साल में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे काबू नहीं कर सकती मिलिटेंसी को, अभी कल का परसों का वाक्य आपके सामने है जी। अब मुझे बताइए, एक तो डिफरेंस कहाँ रह गया फिर? तो अब पॉपुलर गवर्नमेंट आई है, इसको दीजिए राइट, हक दीजिए, इसको पूरे इनको इख्तियार दीजिए और स्टेट को लागू कीजिए ताकि ये भी अपना काम कर सके। कहाँ रोका है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप मिलिटेंसी को जो कर्व करना, क्योंकि वो उनका विषय है, तो कर्व करें आप, उसमें कोई रुकावट नहीं है। यही स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो कभी उनको रुकावट नहीं डालेगी। तो मेरा हमारा कहने का मकसद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल में अगर वो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते भी हमारे होम मिनिस्टर साहब इसको काबू नहीं कर पाए और परसों का वाक्य आपके सामने है, तो मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को फौरी तौर पे जम्मू कश्मीर को हमारा जो
स्टेट का दर्जा है फौरी बहाल किया जाए, ताकि यहाँ की सरकार फ्रीली, क्योंकि इस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट, लोगों ने जो ये वोट दिया है बाहर निकल के, ये जो 10 साल पीछे जम्मू कश्मीर के अंदर परेशानियां रही, मुसीबतें रही, दिक्कतें रही, ये उसका रिजल्ट था। रोज था लोगों में, गुस्सा था। ये एक बार बताइए गुप्ता साहब, आप 5 साल में केंद्र की सरकार आतंकी घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पाई, ये दावा कर रहे हैं और 2 दिन पहले हुई घटना का उल्लेख भी कर रहे हैं, पर 30 साल तो लोकप्रिय सरकारें रही कश्मीर में, फारूक अब्दुल्ला जी से लेके जाने कौन कौन तक, तब आतंकी घटनाओं पर रोक लगी हुई थी। 5 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों नहीं मिलिटेंसी को रोक पाए? परसों का जो वाक्य हुआ आपके सामने, और उससे पहले जम्मू सूबा के अंदर पिछले 2.5 साल से जिस ढंग से ये जो बिल्कुल मिलिटेंसी फ्री एरिया था, जम्मू मैं विभाग की बात कर रहा हूँ, जम्मू प्रांत की बात कर रहा हूँ, कि आप रजौरी, पुंछ या कठुआ, उधमपुर, पूरा एंटायर जो रीजन है मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हुआ पिछले 2.5 साल से। इससे पहले जब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी, कोई वाकया नहीं हुआ, कोई वाकया नहीं हुआ। गुप्ता साहब की कई दलीलें हैं। रजनी सेठी जी मेरे साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति है। भाजपा के नेता दहाड़ते हुए जम्मू कश्मीर में बोलकर गए थे राज्य का दर्जा वापस करेंगे, हम ही करेंगे। अब उमर अब्दुल्ला सरकार ने प्रस्ताव भी पारित कर लिया, उपराज्यपाल जी ने मोहर भी लगा दी। क्या कहती है रजनी सेठी जी? हफ्ते 2 हफ्ते बस संसद का सत्र होना है, राज्य का दर्जा वापस आना है। हिमांशु जी, मैं सबसे पहले उन 7 शहीदों को नमन करना चाहूंगी जो शहीद हुए हैं कश्मीर में। उनके परिवार को सांत्वना देना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नई सरकार बनने के बाद वारदात हुई है, जिसकी मुझे लगता है इनको भी निंदा करनी चाहिए थी। रतन लाल गुप्ता जी की सरकार यहाँ बनी है, तो कहीं अफसोस होता है कि आज भी ये वही राग अलाप रहे हैं जो पिछले 70 साल से ये लोग जम्मू कश्मीर में अलापते रहे हैं। इनको इस चीज का कोई अफसोस नहीं है कि यहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही है और इनकी सरकार बनने के बाद हो रही है। इनको इस चीज का अफसोस नहीं है। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि शांतिपूर्ण तरीके से इस बार चुनाव हुए हैं। मतलब ये मानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद चुनाव जो रहे वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से जम्मू कश्मीर में हुए हैं। इसमें इनका कोई क्रेडिट नहीं है कि एनसी के कारण चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। केंद्र सरकार ने किस तरीके से नकेल कसी है पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर के टेररिस्टों पर, केंद्र सरकार ने किस तरीके से यहाँ डेमोक्रेसी को हक दिया है, लोगों को उनके वोटिंग राइट्स की हुए हैं कश्मीर में। इन्होंने कहा रियासत से यूटी का दर्जा दिया गया, मैं उसमें भी इन्हीं की इन्वॉल्वमेंट गिनना चाहूंगी। अगर इन्होंने जम्मू कश्मीर की दुर्दशा ना की होती, जम्मू कश्मीर को तबाही की कगार पर ना खड़ा किया होता, एनसी की सरकार में जो विस्थापन हुआ कश्मीर से ये ना किया होता, तो मुझे लगता है ये यूटी ना होता, आज रियासत होती। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ी ताकि यहाँ पर सब अमनो चैन बना सके, और जो पिछले 5 साल में हम लोग देख भी रहे हैं। आप लोगों को, आपने हिमांशु जी खुद ही ये बात की कि इनके दौर में भी आतंक कितनी पीक पर था। आज ये बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं अपनी सरकारों को, जो इन्होंने 30 साल 35 साल यहाँ राज किया। कहीं ना कहीं उस दौरान जम्मू कश्मीर की क्या दशा थी, जम्मू कश्मीर में आतंक कितना पीक पे था, लोगों के घरों में घुसकर, चावलों के ड्रम्स में रखकर किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को मारा गया, ये शायद वो समय भूल गए हैं, मगर हम नहीं भूले। रतनलाल जी जम्मू से बिलोंग करते हैं। मुझे लगता है कि कश्मीर की भाषा को छोड़कर ये जम्मू के लोगों की भी बात करें। एक हिंदू होने के नाते ये आज खुलकर बोले कि इनके एनसी के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। आप बात कर रहे हैं स्टेटहुड की। मुझे लगता है कि अमित शाह जी और मोदी जी लगातार ये बात करते भी रहे हैं कि जब यहाँ माहौल सही होगा। अब आपके सामने 2 दिन पहले क्या वारदात हुई है, क्या ये जिम्मेवारी लेने को तैयार है कि कल को कोई मौत होगी, टारगेट किलिंग होगी, तो एनसी जिम्मेवार होगी? तो मुझे जहां तक लगता है कि केंद्र सरकार बहुत कुछ देखेगा। जम्मू कश्मीर में सिर्फ इनकी सरकार चलाने के लिए स्टेटहुड दी जाए और बाकी लोगों की जिंदगी को दांव पर रखा जाए, मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार ऐसा कोई कदम उठाने को तैयार होगी। तो रजनी सेठी जी तो साफ तौर पे इनकार कर रही हैं कि अभी स्टेटहुड नहीं मिल सकता, लेकिन रजनी सेठी जी कुछ सवाल आपसे हैं। जैसे इनकी सरकार बनी 7 लोग मार दिए गए, तो ये 7 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार आप किसको ठहरा रहे हो? उमर अब्दुल्ला की सरकार को, या केंद्र में मौजूद नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व वाली दमदार सरकार को? पहला सवाल तो ये। दूसरा ये कि रतनलाल गुप्ता जी ने रोशनी दी कि भाई 5 साल में हुआ क्या।
5 साल में यह हुआ कि जो जम्मू अपेक्षाकृत शांत हुआ करता था, पिछले 2.5 साल से आतंकी घटनाओं का गढ़ बन गया है। लगातार लोगों को मारा जा रहा है, आतंकी हमले हो रहे हैं और उस जम्मू में हो रहे हैं जो पहले शांत हुआ करता था। और तीसरा और आखिरी सवाल, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा देने का यह उपयुक्त समय नहीं है रजनी जी, तो केंद्र शासन के प्रतिनिधि के तौर पर बैठे हुए सम्माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिन्हें हिंदी में उपराज्यपाल कहते हैं, मनोज सिन्हा जी, उन्होंने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी क्यों दे दी? आंखों में धूल झोंक रहे मनोज सिन्हा। अगर केंद्र अभी दे नहीं सकता है तो जरा तीनों विषयों पर रजनी जी आपसे स्पष्टता आए तो मैं फिर सैन्य विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी जी साहब के पास जाना चाहूंगा। हिमांशु जी, पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि आपने कहा क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार के कारण ये किलिंग हुई है या केंद्र की गलतियों के कारण हुई है? मुझे जहां तक लगता है, जो मेरा पर्सनल अपनी ओपिनियन है, केंद्र सरकार अपने हाई लेवल की जो कर सकती है यहाँ पर सुरक्षा के लिए वो हर कदम उठा रही है। और आपके सामने एलजी साहब ने भी ओपनली बोला है कि हमने हर राइट दे दिया है अपने ऑफिसर्स को कि जो वो करना चाहे, जिस तरीके से वो मिलिटेंसी को कर्व करना चाहे वो कर सकते हैं। इश्यू ये है कि कश्मीर में इनको पनाह देने वाले कौन है? मिलिटेंट्स अगर बॉर्डर क्रॉस करते हैं उसके बाद वो यहाँ सर्वाइव कर रहे हैं। कश्मीर में लोकल सपोर्ट के बगैर मिलिटेंट नहीं टिक सकता। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू भी है और जो मैंने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते जो देखा है, मैं इस पर 100% श्योरिटी कहती हूँ कि वहां लोकल सपोर्ट के बगैर कोई भी टेररिस्ट वहां नहीं रह सकता। क्योंकि आपके सामने जब वो कोई अटैक करेगा उसके बाद वो कहां छुपेगा? उसको रूट कौन बताता है? उसको ये टारगेट किलिंग के फैक्ट कौन बताता है? ये वहां के लोकल सपोर्ट बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल एजेंसीज को अलर्ट होने की जरूरत है, एजेंसीज को देखने की जरूरत है कि लोकल वहां पर क्या गतिविधि हो रही है। कहीं ना कहीं एजेंसीज को भी अपना ट्रेंड चेंज करने की जरूरत है कि इस तरीके से कब कैसे किया जाए टेररिज्म को। दूसरी बात आप लोगों ने की, जम्मू में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं। बिल्कुल एक्सेप्टेड है कि जम्मू में टारगेट किलिंग बढ़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का मकसद था कश्मीर में अशांति फैलाना। उसके लिए केंद्र सरकार ने लगातार वहां सख्ती कर रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना डाइवर्ट कर दिया, स्ट्रेटेजी डाइवर्ट कर दी, जम्मू की तरफ फोकस कर दी ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए और लोग जो सोच ना पा रहे थे इतने सालों से, आज वो कहीं ना कहीं जम्मू की तरफ रुख कर रहे हैं। तीसरा सवाल क्या था आपका? मैडम, पहले दूसरे सवाल पर ही रह लेते हैं। आप क्या बताना चाह रही हैं? भारत सरकार की सोचने समझने और करने की शक्तियां बहुत कमतर हो गई है। उन्होंने सोचा कि हम अपना टारगेट एरिया चेंज कर लें। उन्होंने टारगेट एरिया चेंज भी कर लिया और चेंज करके क्रियान्वित भी कर दिया। तो यह तो केंद्र सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब हो रहे हैं, पड़ोसी मुल्क इस देश को अराजक करने में कामयाब हो रहा है, और फिर भी आप चाहते हैं ये केंद्र शासित प्रदेश है, जब आपसे संभल ही नहीं रहा तो फिर आप अपने अधीन क्यों रखना चाहते हैं? ये सवाल। और दूसरा आपसे सवाल यह था, जो तीसरा सवाल आपने जानना चाहा, कि अगर अभी हालात नहीं हैं पूर्ण राज्य का दर्जा देने के, तो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर बैठे सम्माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उन्होंने उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी क्यों दी है? आंखों में धूल झोंक रहे या कुछ और कहानी है? थोड़ा बताए ना जी। हिमांशु जी, अभी जो जम्मू की बात कर रहे हैं आप, केंद्र सरकार सक्षम नहीं है। मुझे लगता है जितनी सक्षम केंद्र सरकार इस बार रही है वो मुझे लगता है आज तक कोई सरकार नहीं रही। ये आप भी मानते हैं, मगर आप अपने चैनल के माध्यम से नहीं बताना चाहेंगे, मगर पूरा देश मानता है। माफी के साथ रजनी जी, आपकी इस बात पर आपत्ति करता हूं। आपने खुद कहा कि आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल दी। आपने खुद कहा कि पड़ोसी मुल्क ने अपना फोकस बदल दिया हमको डिस्टर्ब करने के लिए। उन्होंने चाहा वो बदल लिया और हम उसे रोक नहीं पाए। तो सवाल उठता है ना कि हम रोक नहीं पाए उनको, तो ये सवाल का जवाब का सामना करना पड़ेगा आपको। सवाल है और इस सवाल को उत्तर आपको देना होगा। जब आप मान रही हैं कि हां 2.5 साल में जम्मू में आतंकी घटनाएं बढ़ी है, तो यही तो कह रहे थे रतनलाल गुप्ता जी। और सवाल उठेगा ही ना कि जब केंद्र शासित प्रदेश है तो एक शांत इलाके को अशांत होते हुए हम क्यों देख रहे हैं? रजनी जी, इसका उत्तर आपको ही देना है। मैं ही दूंगी हिमांशु जी, आप उत्तर ले लीजिए ना। आप सवाल करते जाएंगे तो उत्तर देने का समय देंगे नहीं, तो उत्तर लेंगे कैसे? मैं वही बात कर रही हूं आपको कि जो हमारी यहाँ की एजेंसीज हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बोला कि एजेंसीज को भी थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है।
जो हमारी पुलिस फोर्स है, हमारी आर्मी है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। जो एक दिन वारदात को अंजाम देता है, 2 दिन से ज्यादा वो जीवित नहीं रहता, ये भी सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं फ्री हैंड उनको दिया गया है और जम्मू में अब कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल किया गया है। ये आपने काफी दिनों से देखा भी है, चुनाव के दौरान आप लोगों ने ये माना भी है। तो जो पूरन राज्य की बात करें, पूरन राज्य का दर्जा, देखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि पूरन राज्य का दर्जा अभी नहीं मिलना चाहिए हिमांशु जी, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि मैं यहाँ की नागरिक हूँ। मैंने यहाँ के नागरिक होने के नाते यहाँ पिछले 30 साल में 35 साल में विस्थापन का दर्द सहा है। ये रतनलाल गुप्ता जी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि ये एक कश्मीरी पंडित परिवार से बिलोंग नहीं करते। मैं कश्मीरी पंडित परिवार की हूँ, मेरा पूरा परिवार तबाह हो चुका, दिल्ली मुंबई जाकर उनको शरण लेनी पड़ी। हिमांशु जी, ये बात मैं धड़ल्ले से कह सकती हूँ कि पूर्ण राज्य का दर्जा अभी देने का समय नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हाथ खुल जाएंगे। जो हमारे पड़ोसी मुल्क लगातार यहाँ पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, चाहे हम उनसे बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, मगर वो गोली की भाषा उनको गोली से नहीं समझ आ रही। कहते हैं लातों के भूत जो होते हैं वो बातों से नहीं समझते। पाकिस्तान ऐसी कंट्री है जिनको ऐसी भाषा नहीं समझ आ रही। तो इस समय रतनलाल जी को भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि एनसी थोड़ा डिले करे, और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को भी मौका दे ताकि ये अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा सके कि हमने 4-6 महीने में यहाँ लॉ ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल की है। और मुझे लगता है कि उसके बाद केंद्र सरकार कोई डिसीजन करे तो रजनी जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, वो रतनलाल जी को सोचना चाहिए, रतनलाल जी को ऐसा करना चाहिए, और मनोज सिन्हा जी को क्यों नहीं रोकना चाहिए था? भाई केंद्र सरकार के प्रतिनिधि तो वही है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम है उनका, उन्होंने क्यों मंजूरी दी है, ये सवाल है। देखिए हिमांशु जी, एलजी जो है वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना चाहते हैं। मोदी जी ने भी यही बात की है कि हम यहाँ की सरकार को पूरा सपोर्ट करेंगे प्रोग्रेस, अमन शांति के लिए। तो मोदी जी के द्वारा नियुक्त किए गए एलजी भी यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अमन शांति का माहौल बने। अगर उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन पास कैबिनेट में ऑलरेडी वो कर बैठे हैं, पहले तो वो अपने मैनिफेस्टो के 370 पॉइंट से ही हट गए, उसके बाद उनका स्टेटहुड पॉइंट था, उस पर उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया कैबिनेट में। तो मुझे लगता है कि एलजी का दायित्व बनता था कि इसको एक्सेप्ट करे। अब ये आगे फॉरवर्ड होके केंद्र सरकार उस पर क्या डिसीजन लेती है, केंद्र सरकार क्या क्या पॉइंट्स देखती है यहाँ पर जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, ये हमें उन पर छोड़ना चाहिए कि केंद्र सरकार का क्या डिसीजन रहेगा। तो रजनी सेठी जी, आपको नहीं लगता अगर केंद्र सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी मनोज सिन्हा जी की? उसके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप तो उनकी नौकरी खतरे में डालती हुई दिख रही हैं। जम्मू कश्मीर की जनता की जान हमारे लिए कीमती है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार सब कुछ नजर में रखते हुए जम्मू कश्मीर की अमन शांति के लिए बात करेगी, और वो हमसे सक्षम है कि उनका विजन क्या है जम्मू कश्मीर के लिए, इंतजार करना चाहिए। तो रजनी जी, एक आखिरी सवाल, केंद्र सरकार के लिए जम्मू कश्मीर की जनता की जान बड़ी कीमती है, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है इनके लिए जान कीमती नहीं है, इन्होंने मंजूरी देने के लिए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दी है, लेकिन केंद्र सरकार चिंता करेगी, वो ऐसे खतरे में नहीं डालेगी, पक्की बात है ना? देखिए हिमांशु जी, एलजी जो है वो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता देख रहे हैं ताकि केंद्र सरकार और हमारी यहाँ की स्टेट सरकार आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर चले। बहुत समय के बाद यहाँ चुनाव हुए हैं, अपनी लोकतंत्र की जीत हुई है। एलजी सरकार ऐसा नहीं चाहती कि उनके द्वारा कोई रुकावट हो और एक मैसेज चला जाए कि सरकार काम नहीं होने दे रही। तो मुझे लगता है कि एक रेजोल्यूशन कैबिनेट में ऑलरेडी पास हुआ था, एलजी ने उसको आगे फॉरवर्ड करवाया है, तो केंद्र सरकार पर छोड़ना चाहिए कि कैसे वो डिसीजन लेती है। तो कुल मिला के मनोज सिन्हा जी ने क्या किया है मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ, रजनी जी शायद समझ पा रही हैं, लेकिन मैं संजय कुलकर्णी साहब के पास जा रहा हूँ, और कुलकर्णी साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के जम्मू कश्मीर के अतीत के हालात हैं, वर्तमान की परिस्थिति है, ऐसे में नवनिर्वाचित सरकार के द्वारा पहला निर्णय यह है कि हमारा राज्य का दर्जा बहाल कीजिए, क्या कहते हैं आप? हाँ हिमांशु जी, धन्यवाद। जरूर, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने कहा है कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, और स्टेटहुड के साथ साथ जिस प्रकार से वो जब वो कैनवसिंग कर रहे थे तो उन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ 370 की भी बात कही थी। जहां तक अब सवाल है, शायद रेस्टोरेशन ऑफ 370 अब समझ में आ गया होगा कि मुश्किल है, और मुश्किल नहीं, नामुमकिन कह सकते हैं हम लोग। लेकिन जहां तक कि स्टेटहुड का सवाल है, जरूर इसमें कोई शक नहीं कि केंद्र सरकार भी चाहती है कि स्टेटहुड दिया जाए। अब स्टेटहुड देने में और जो नॉर्मल यूनियन टेरिटरी में अभी क्या अंतर, मतलब फर्क पड़ना चाहिए, फर्क दिखना चाहिए। बेसिक चीज जो मेरे को जहां तक समझ में आती है कि अभी जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सेंट्रल सब्जेक्ट है,
और बाकी जो नॉर्मल कार्रवाइयां हैं थ्रू द गवर्नर ओनली होंगे। लेकिन अगर स्टेटहुड के लिए जैसे आप कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्टाम्प लगा करके केंद्र को भेज दिया है और केंद्र जो है वो लोकसभा में राज्यसभा में उसको यकीनन पारित करके उसके बाद प्रेसिडेंशियल सैंक्शन लेकर के मोहर लगा करके फिर स्टेटहुड आएगा। दैट्स अ प्रोसेस विच वी कैन गो थ्रू। लेकिन जो जहां तक मेरा एज अ पर्सन, आतंकवाद इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आतंकवाद के ऊपर किस तरह से काबू पाया जाए, चाहे कोई भी हो, चाहे हम कहें स्टेटहुड हो या यूनियन टेरिटरी हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल कैसे किया जाए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो हम देखते हैं, जैसे ही सरकार आती है गंदरबल में अगर इस तरह की घटना होती है तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरी बात, जब हम कहीं पर भी किसी प्रकार से भी जब हम कैनवसिंग करते हैं, कुछ भी बात कहते हैं, जब हम रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात करते हैं, यानी कि आप किसी न किसी तरीके से आप एक तरीके से बीज बोते हैं एक सेपरेटिज्म का, और वो सेपरेटिज्म को हटाने के लिए आर्टिकल 370 को हम एब्रोगेट करते हैं। और पूरे क्या चाहे ऑपोजिशन में आप माने ना माने, आर्टिकल 370 इज द रूट कॉज ऑफ सेपरेटिज्म। अगर बार बार हम किसी के दिल और दिमाग में डालें, अभी भी जैसे हम लोग डाल रहे हैं कि जी स्टेटहुड मिल जाएगा तो ये हो जाएगा, अगर आपको जो है ऐसी क्या चीज है जो दिल्ली में जिस प्रकार से दिल्ली का ही रेप्लिका अगर हम ले लें जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में ऐसी क्या चीज है, हर कोई चाहता होगा कि मुझे पावर्स मिलने चाहिए और मैं पावर्स के साथ इसको अपना क्या कहते हैं कि पूरा हुलिया बदली कर दूंगा, आई चेंज ट्रांसफॉर्म द स्टेट। यस, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट इज पॉसिबल बाय ऑल मीन्स यस, बट डेफिनेटली अगर स्टेटहुड कहा है सेंटर ने कि स्टेटहुड शुड बी ग्रांटेड, स्टेटहुड शुड बी ग्रांटेड बिकॉज द स्टेटहुड वंस ग्रांटेड, अगर किसी कारण से स्टेट नहीं कर पाता है, यू कैन ब्रिंग बैक प्रेसिडेंशियल। थोड़ा रोशनी देंगे आप अतीत के अनुभवों के आधार पर कि जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा था और आतंकियों के साथ में लड़ाई चलती थी तो किस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता था। एक निर्वाचित राज्य सरकार जो जम्मू कश्मीर में रहा करती थी और केंद्र सरकार जब अलग अलग दलों की होती है, तो आपका तो लंबा अनुभव रहा है, किस प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखिएगा, जब भी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगता है तो ऑफ कोर्स द पावर्स कम टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके द्वारा हम लोग चलते हैं। अगर वो पावर्स लिए जाते हैं देन ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कि हर बार किसी न किसी को साथ में लेकर के चलना है। यू कैन नॉट कंडक्ट ऑपरेशन सो फ्रीली एज यू कैन डू। प्लस आपके जितने भी आतंकी हैं जो जेल में चले जाते हैं, स्टेटहुड है, स्टेट की जिम्मेवारी है, वो आतंकियों को छोड़ देती है किसी कारण से, या कोई ना कोई जिससे पत्थरबाजी जब करते हैं, इतने सारे लड़के पत्थरबाजी के लिए बंद हुए, सरकार है उन्होंने सबको छोड़ दिया या उनको क्लीमेंसी दे दिया किसी प्रकार से। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच अ स्टेट गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट कैन डू, बट यूनियन टेरिटरी जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर व्हेन इट इज रूलिंग अ स्टेट, ऑब्वियसली सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्टेट जो है, स्टेट कोई भी हो, और खासकर जम्मू एंड कश्मीर इज अ सेंसिटिव एरिया बिकॉज इट इज जॉइनिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान डज यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी और वो दखलंदाजी देता है। लेकिन इस सब में बड़ी बात यह है, स्टेटहुड जब हम देते हैं या देने को थोड़ा सा डिले होता है, जो लोग हैं जहां के जो लोग हैं, स्टेट के जो लोग हैं, यह आतंक कैसे फैलता है। मछली अगर पानी के बिना नहीं रह सकती है, वैसे ही ये आतंकी भी जो है बगैर लोकल सपोर्ट के नहीं रह सकते। अगर स्टेट जब इलेक्शन हुए, अगर 67% ऑफ द पीपल हैव वोटेड एनी पार्टी टू पावर और व्हाटएवर द इलेक्शंस हुए, इसका मतलब इनको सपोर्ट है, यानी कि जो भी लीडर बना है उसकी लोग सुनते हैं। अगर इंजीनियर रशीद इलेक्ट हुए हैं, चाहे उन्होंने किसी को भी लिए 2.5 लाख लोगों से जीते, अब वो ही इज अ सेपरेटिस्ट। Now a separatist who was in jail now released on bail for whatever the reason is. अगर ऐसे लोगों की जो मानसिकता है वो लोगों के बीच में है और वैसे 2.5 लाख 4 लाख के वोट लेकर के जीतते हैं, तो आप क्या समझते हैं या हम कितना भी कर ले, केंद्र सरकार कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, अगर मानसिकता लोगों के बीच में सेपरेटिज्म की है जो शुरू से है। शेख अब्दुल्ला की तरफ से अगर 1950 में देखे, वो क्या कहते थे, एक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक लीडर शेख अब्दुल्ला और हमारा मकसद नया कश्मीर।
1950 before he was sent to Chennai in jail. 1950 एंड मकसद नया कश्मीर, आज भी कोई तब्दीली नहीं हुई और वैसे ही करते रहेंगे until and unless people of Jammu and Kashmir decide कि हमने अपनी मानसिकता में तब्दीली लानी है। वो मानसिकता अगर सेपरेटिज्म की है और वो मानसिकता है कि हमको हमारे यहां कोई नहीं आएगा, हम सब जगह जाकर के बसेंगे। कुलकर्णी साहब एक बार बताइए, एक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक नेता शेख अब्दुल्ला और नया कश्मीर, अगर इस पर आपको इतना ऐतराज है तो देश के स्तर पर भी तो धारणा यही है, देश के स्तर पर भी तो इच्छा यही है, देश के स्तर पर भी तो इसी भावना को ही स्थापित किया जा रहा है। एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, एक नेता नरेंद्र मोदी और एक श्रेष्ठ भारत। क्या कहते हैं कुलकर्णी साहब, लोकतंत्र के अंतर्गत हर विचार के लिए जगह रखने के आप हिमायती हैं बतौर पूर्व सैन्य अधिकारी, या आपका मानना है बस एक ही विचार को जगह रहनी चाहिए, कोई उस विचार से अलग जाने की कोशिश करेगा तो उसे देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए? नहीं, ये गलत। लोकतंत्र में सबके विचार, लोकतंत्र में मकसद ही ये है कि आफ्टर ऑल सबके विचार आने चाहिए और सबके तरीके से, बिकॉज देयर वेरियस वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, लेकिन देयर इज अ रेड लाइन ड्रॉन, वो रेड लाइन नहीं पार होनी चाहिए। सरकार या कोई भी केंद्रीय सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है, उसने अपने दायरे के अंदर रह करके ये यकीन, आज अब देखिएगा फारूक अब्दुल्ला जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान हमारे देश के अंदर दखल अंदाजी ना दे। अगर पाकिस्तान हमारे देश के अंदर दखल अंदाजी देता है तो उसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। आज ये कह रहे हैं, कल तक क्या कह रहे थे, कल कुछ और ही कह रहे थे वो। तो ये जो दोहरी जो नापदंड हो जाते हैं या दोगलापन बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और जहां तक आपने कहा नरेंद्र मोदी जी के लिए, नरेंद्र मोदी जी इज नॉट गोइंग टू बी द, अगर उन्होंने खुद कहा है, अगर उनकी पार्टी ने कहा है 75 years और whatever is the limit to which they can stand as elected, और उसके बाद they'll become senior and give way, hopefully they will all give way, there'll be new leaders coming up because it is not a party of मैं कहूँगा डायनेस्टिक तो नहीं है ना ये लोग, ये मतलब पार्टी कहेगी, बीजेपी के अंदर जो भी उनको करना है वो करेगी, तो दे हैव टू डू इट, दे विल इलेक्ट देयर ओन लीडर एंड दे विल मेक अ प्राइम मिनिस्टर। थोड़ा बात को और विस्तार देते हैं। मेरे साथ में डॉक्टर आलोक शुक्ला साहब बैठे हुए हैं। क्या बदल जाता है शुक्ला साहब एक केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत निर्वाचित सरकार के काम करने में और एक पूर्ण राज्य में निर्वाचित सरकार के काम करने में? क्यों इतना ज्यादा जोर दिया? उमर अब्दुल्ला और उनकी पार्टी ने कई सारे वादे किए थे जम्मू कश्मीर की जनता से, जिसमें कश्मीर पंडितों की सम्मानजनक वापसी का विषय था, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा था, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हर साल 12 सिलेंडर देने का था, भूमिहीनों को जमीन देनी थी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 5,000 रुपए महीना भी देना था। इसमें से कोई निर्णय क्रियान्वयन करने के लिए पहली बैठक में फैसला नहीं लिया गया। कैबिनेट की पहली बैठक हुई, फैसला यह लिया गया कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। हिमांशु जी देखिए, जो हमें ये समझना पड़ेगा, मुझे लगता है हमने बहुत ज्यादा फोकस किया है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पर और टेररिज्म पर जी। तो जहां तक सवाल यूटी का है, यूटी में और एक स्टेट में फर्क क्या है जी, उसको हम समझें। एक बहुत ही सिंपल साधारण लेमेन्स टर्म में अगर हम समझें तो यूटी जो है वो ऐसी स्टेट है जहां पर एक प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ है जी। मतलब वहां पर मुख्यमंत्री को कुछ करने का अधिकार नहीं है, कैबिनेट को कुछ करने का अधिकार नहीं है। नॉर्मली जब स्टेट होती है तो उसमें गवर्नर साहब जो होते हैं उनको कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, लेकिन बाकी के सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स वहां के चीफ मिनिस्टर और वहां के कैबिनेट को होती हैं, और वहां की लेजिस्लेटिव सारी की सारी पावर्स जो हैं वो वहां की विधानसभा को या विधानमंडल को होती हैं। यूटी में अधिकांश में तो विधानमंडल है नहीं, 2-3 हैं जहां पर विधानमंडल है, जम्मू कश्मीर उनमें से एक है। उसमें भी जैसा आप जानते हैं कि 5 विधायकों को नॉमिनेट किया जा सकता है, वो विधायक कौन होंगे और उसके कारण उसके लेजिस्लेशन में क्या असर होगा वो भी हमें देखना होगा। उसके अलावा आपने जितनी बातें कही कि जमीन बांटी जाएगी, फ्री ये दिया जाएगा, ये सारे निर्णय अगर कैबिनेट करती भी है तो भी कैबिनेट उस निर्णय को तब तक क्रियान्वित नहीं कर सकती जब तक कि एलजी साहब उस पर अपनी मोहर न लगा दें। दिल्ली का उदाहरण आपने देखा है, वहां पर जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक
शुरू करने की बात की थी। कोई लॉन्डर की बात तो नहीं है, वहां तो पूरा का पूरा पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के पास और एलजी के पास है। तो मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात हुई, एलजी साहब ने उस फाइल को महीनों तक लटका करके रखा और उसके बाद में बड़ी मुश्किल से मोहल्ला क्लिनिक बने और अब तो ये सुन रहे हैं कि वो फिर से बंद हो गए। तो जो मुख्य बात है वो ये है कि यूनियन टेरिटरी में दरअसल सरकार के पास किसी प्रकार की कोई शक्ति होती नहीं है, सारी की सारी शक्तियां एलजी में केंद्रित होती हैं। तो थोड़ा मैं आपसे इसे विस्तार करूं क्या? मैं लोकतंत्र की जो 5वीं 6वीं 7वीं क्लास की परीक्षा होती थी तो उसके पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता था कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है। तो उसमें बड़ी प्रचलित परिभाषा दी गई, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। क्या इस परिभाषा को खारिज करता है केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था? क्योंकि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जनता के लिए फैसले लेने का अधिकार नहीं रखती है। फैसले का अधिकार उस व्यक्ति को है जो एक दूसरी सरकार के द्वारा वहां पर प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त है। यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन अधिनियम है उसके अंतर्गत जो निर्वाचित सरकार के द्वारा फैसले लिए जाएंगे वो विधानसभा में तब प्रस्तुत होंगे जब उपराज्यपाल जी उसे मंजूरी दे देंगे। जो सामान्य तौर पर विधानसभा के संदर्भ में प्रक्रिया होती है वो ये कि सरकार में कैबिनेट फैसला लेती है और वो प्रस्ताव चुने हुए विधायकों की मंजूरी के लिए विधानसभा में प्रस्तुत होता है। विधानसभा में बहुमत के आधार पर फैसला होता है और जो फैसला लिया जाता है वो राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है। बहुत बड़ा अंतर जो है वो दोनों व्यवस्थाओं में यह कि यहां पर विधानसभा में आप प्रस्ताव ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं ये सरकार तय नहीं करेगी चुनी हुई, इसको माननीय उपराज्यपाल जी तय करेंगे। क्या कहते हैं आलोक शुक्ला साहब? वस्तुतः जम्मू कश्मीर के लोगों को अख्तियार मिला स्वयं के फैसले लेने का। हिमांशु जी, दरअसल जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि केंद्र सरकार भी तो आखिरकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार है जी। जम्मू कश्मीर में सांसद चुने गए हैं जो कि पार्लियामेंट के मेंबर हैं और केंद्र सरकार के फैसलों में उनकी हिस्सेदारी होती है जी। लेकिन भारत में एक फेडरल सिस्टम है और उस फेडरल सिस्टम के अंतर्गत यह कहा गया है कि कुछ विषय ऐसे होंगे जिनमें राज्य सरकारें अंतिम रूप से फैसला लेंगी, कुछ विषय ऐसे होंगे जिनमें केंद्र सरकार अंतिम रूप से फैसला लेगी और कुछ विषय ऐसे होंगे जिनमें दोनों सरकारें फैसला ले सकती हैं लेकिन केंद्र सरकार का फैसला सर्वोपरि होगा। तो आप जानते हैं यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन टेरिटरीज जो बनाई गई थी, अच्छा बहुत कम लोगों को यह पता है कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें यूनियन टेरिटरी थी ही नहीं। यूनियन टेरिटरी सबसे पहले संविधान के 7वें संशोधन से 1956 में बनाई गई थी। जब पहले यूनियन टेरिटरीज बनाई गई तो उनमें यह सारी समस्या इसलिए नहीं हुई क्योंकि वहां पर चुनी हुई सरकार होती ही नहीं थी। आज भी बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर चुनी हुई सरकार नहीं है। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ देखिए, चंडीगढ़ में कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, चंडीगढ़ की कोई विधानमंडल नहीं है, वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और केंद्र सरकार उसको चलाती है। तो लोकतंत्र है लेकिन फेडरलिज्म नहीं है। यूनियन टेरिटरीज में कुछ यूनियन टेरिटरीज ऐसी बना दी गई जिसमें दिल्ली है, पौंडीचेरी है और अब ये जम्मू कश्मीर है जिसमें उन्होंने आधा आधा कर दिया कि सरकार चुन तो लो लेकिन सरकार को कुछ करने का आप हक मत दीजिए। दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली यह फैसला दिया कि नहीं साहब, एलजी साहब ही सर्वोपरि हैं। तो इसलिए यह झगड़ा हो रहा है कि भाई या तो आप फेडरलिज्म को मान लीजिए और राज्य सरकार पूरा बना दीजिए और राज्य सरकार के रूप में उनको पूरा सब कुछ हक हकूक सब दे दीजिए, और या फिर आप मत बनाइए राज्य सरकार, मत कराइए चुनाव, केंद्र सरकार का ही पूरा का पूरा राज बना रहने दीजिए। ये बीच का जो फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया है उसके कारण दिक्कतें हैं। तो उसके कारण से दिक्कत है। तो क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो निर्वाचित सरकार है वो वस्तुतः सरकार के तौर पर काम करने की परिस्थितियों में, या कुल मिलाकर देश को और दुनिया को यह बताना था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप 30 सितंबर तक चुनाव कराइए, तो चुनाव करा दिए हैं, पर जो चुने गए हैं उनको फैसले चुनने के संदर्भ में अख्तियार बहुत ही सीमित है। क्या कहते हैं? उनकी परिस्थिति कुछ कमोबेश दिल्ली की सरकार की तरह रहेगी जी। तो या तो वो केंद्र सरकार से सारी चीजें मनवा लें तभी वो अपने फैसले लागू कर सकते हैं, लेकिन वो फैसले जिन पर केंद्र सरकार सहमत नहीं है, मैं केवल लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामान्य रूप से सभी फैसलों की बात कर रहा हूं। राज्य सरकार को यूनियन टेरिटरीज में एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने का हक नहीं है
और हिमांशु जी, एक छोटी सी चीज मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूं, जिस पर काफी बात हुई है कि लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म, तो फिर ऐसे में तो मणिपुर में भी यूटी हो जाना चाहिए जी। मणिपुर में क्या टेररिज्म नहीं है? बहुत जबरदस्त टेररिज्म है, लेकिन वहां तो सरकार, राज्य सरकार है, वहां पर कंप्लीट स्टेटहुड है, तो टेररिज्म स्टेट कंट्रोल कर ही नहीं सकती। ये बात थोड़ी मानने योग्य नहीं है, बड़ी अजीब सी बात हम कह रहे हैं कि प्रजातांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार जो है वो टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर हम इस बात को मानने लगे वास्तव में, तो फिर प्रजातंत्र के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा खतरा है। थोड़ा सा खतरा है। मुझे जाना है रतनलाल गुप्ता जी के पास, लेकिन रजनी सेठी जी, आपके पास आना मेरी मजबूरी है, विषय इतना जटिल हो गया है। क्या माने कि जम्मू कश्मीर के लोगों से चूक हो गई, राज्य का दर्जा मिल सकता था, बशर्ते उन्होंने भाजपा को ही बहुमत दे दिया होता, देर नहीं दी। हो सकता है संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता था और उसके माध्यम से राज्य का दर्जा भी दिया जा सकता था। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। जब आपने भाजपा को नहीं चुना है तो फिर जाके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहोगे। क्या कहते हैं रजनी जी? हिमांशु जी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर भाजपा की सरकार होती तो स्टेट का दर्जा मिलता। मुझे लगता है एनसी का जो रिकॉर्ड रहा है पिछला, उसको देखते हुए हम सबको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनके शासनकाल में जम्मू कश्मीर की क्या दशा रही। आज आम नागरिक डरता है कि उनकी सरकार दोबारा बनी है तो हमारी जनता के साथ क्या होगा, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, अब जम्मू की जनता में भी एक दहशत का माहौल है कि डोगरों को भी कोई विस्थापन तो का कोई ऐसा कारण तो नहीं बनेगा, क्योंकि इनका रिकॉर्ड ऐसा रहा है। अभी मेरे भाई ने, शायद आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने ये बात क्लियर की कि 1950 से वो एक अकेले शासन करना चाहते थे। मैं वही बात कर रही हूँ, इससे भाजपा की सरकार बने या एनसी की सरकार बने हमें मैटर नहीं करता। लोगों ने वोट दिया, उन्होंने अपनी डेमोक्रेसी के ऊपर फेथ रखा। जम्मू की जनता ने भाजपा के ऊपर फेथ रखा, क्योंकि उनको पता थी कि जम्मू की जनता को कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो उनके हितों की बात करती है। अब कश्मीर की मानसिकता क्या थी, उन्होंने एनसी को किस कारण वोट दिया, बट डेमोक्रेसी का राइट है, उनका अपना वोटिंग राइट था जो उन्होंने किया। मगर कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ यूटी बनाई गई है। यहाँ पर मेरे भाई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म को ही सिर्फ मद्देनजर ना रखा जाए। बिल्कुल, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, टेररिज्म मेन फैक्टर्स रहे हैं पिछले काफी सालों से, जिसका भुगतान आम जनता ने किया है। आप लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट रही है, यहाँ पर पाकिस्तान की डायरेक्ट इंटरफेरेंस रही है, और यहाँ जो आम पब्लिक कश्मीर में है, कुछ परसेंटेज पब्लिक की मानसिकता भी एक जिहादी टाइप की मानसिकता हो चुकी है कि हमें अलग रहना है, हमें भारत के साथ नहीं रहना, क्योंकि 370 एक ऐसा फैक्टर था जिन्होंने उनके दिमाग में ये बीज बो दिया था कि हम भारत का हिस्सा नहीं है, हम एक आजाद स्टेट है। तो कहीं ना कहीं उसको दूर करने में थोड़ा समय लगेगा। लगातार पिछले 5 साल से मोदी जी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके दिमाग का ये बीज खत्म किया जाए, उनके दिमाग में पॉजिटिविटी लाई जाए, उनके हाथ से गन छीनकर उनको लैपटॉप दिया जाए, मगर समय लगेगा। इसमें कोई फैक्टर ये काहे का समय लगेगा रजनी सेठी जी? थोड़े 2-3 सवाल है मेरे पास आपसे करने के लिए। 5 साल में एक अंकुर तो फूटा नहीं, एक सीट ना निकली आपसे, कैसे माने कि भाई बदल जाएगा? हालत आपकी ये है कि लोकसभा का चुनाव हुआ, घाटी की 3 सीटों पर प्रत्याशी तक नहीं दे पाए, जीतना हारना तो दूर की बात है, प्रत्याशी तक ना खोज पाए। अभी भी चुनाव हुआ तो 28 सीटों पर उम्मीदवार नहीं दे पाए। सपना था कि जम्मू कश्मीर में हम अपनी सरकार बनाएंगे 5 मनोनीत विधायकों के भरोसे, और आप कह रही है कि आपके लिए मायने नहीं रखता है कि भाजपा की सरकार है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के अतीत को इतना जिम्मेदार मानते हैं, सीधे तौर पर कहें तो देश विरोधी स्वरूप में उसे देखते हैं, तो केंद्र की दमदार सरकार ने यह नेशनल कॉन्फ्रेंस को प्रतिबंधित क्यों नहीं किया? ऐसे अराजकवादी, विभाजनकारी ताकतों को चुनाव लड़ने की अनुमति एक दमदार सरकार ने क्यों दे दी? रजनी जी, उत्तर चाहिए ना। देखिए हिमांशु जी, आप बात कर रहे हैं कि कश्मीर में हम लोग एक सीट भी नहीं जीते हैं, एक्सेप्टेड, क्योंकि मुझे लगता है कि हम चुनाव जीतने के लिए जम्मू में तो हम लगातार काम कर रहे हैं, बट कश्मीर में हमारा फोकस चुनाव जीतना नहीं था। पहली बात, क्योंकि कश्मीर में हम लोग झंडा लेकर आए हैं बीजेपी का, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस कश्मीर में भाजपा को एंट्री नहीं दी जाती थी, जिस कश्मीर में भाजपा को अछूत माना जाता था, इन्हीं पार्टियों द्वारा एक धारणा बनाई गई थी कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है, उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। आज हम गौरव महसूस कर रहे हैं कि हमारे लाखों कार्यकर्ता कश्मीर में है जो बीजेपी का झंडा उठा रहे हैं, जो भारत का झंडा उठाने को तैयार है। ये मानने वाली चीज है। अरे रजनी सेठी जी, आपकी बात में कैसे यकीन करूं? लाखों
कार्यकर्ता हैं कश्मीर में जो भाजपा का झंडा उठा रहे हैं, और 3 प्रत्याशी मिलते नहीं है जो चुनाव लड़ पाए लोकसभा में। देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल की ये स्थिति है। लाखों कार्यकर्ता होते हुए भी आप इतनी दीनहीन है घाटी में, और कह रही है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। बिल्कुल गर्व की बात है। हमारे कार्यकर्ता वहां खड़े हैं, जान जोखिम में लेकर खड़े हैं। कहीं ना कहीं भाजपा की एंट्री कश्मीर में हुई है, ये बहुत ही क्रेडिट देने वाली बात है। आप इसको एक्सेप्ट करें ना करें, नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपके सवाल से जो सवाल निकल रहे हैं वो आपसे साझा कर रहा हूं। गर्व की बात है, जान हथेली पर लेकर खड़े। अरे देश में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की सरकार है, दमदार सरकार, सारी सीमाएं सुरक्षित हैं। ऐसे में अपने ही देश के भीतर जान खतरे में। रजनी सेठी जी, आप हमें यह बता रही है यहां से दुनिया भर के लोग कश्मीर को घूमने के लिए आ रहे हैं, पर्यटन के स्तर पर इतना विस्तार हुआ है, और आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बड़ाई कर रहे हैं कि वही जान हथेली पर लेकर हैं। तो जान हथेली पर लेकर तो हम जा रहे हैं, जो कश्मीर में घूमने जा रहे हैं, तो किसकी जान ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई? हिमांशु जी, आप अपने टीवी के चैनल के ऑफिस में बैठकर बात कर रहे हैं। कश्मीर की क्या परिस्थिति रही है आप उसको आंक नहीं सकते। वहां हमारी जान बचाने की पूरी गारंटी देती है, बट वहां के लोगों की मानसिकता क्या है, आपके बगल में बैठा इंसान क्या सोच रहा है, आपके साथ वाले घर में टेररिस्ट छुपा के कौन बैठा है, ये आप मान नहीं सकते। मैं तभी क्रेडिट अपने कार्यकर्ता को दे रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वहां लोगों की मानसिकता की भाजपा एक। तो मैं वापस रतनलाल गुप्ता जी आपके पास आता हूं। कुल मिलाकर समझ में ये आ रहा है रजनी सेठी जी की पूरी बातों से कि आपकी जीत कुल मिला के आतंकियों के समर्थन से या आतंकियों के हितैषियों के बूते पर हुई है, और उसके आधार पर आप सरकार में तो आ गए हो, पर इस देश की सरकार इतनी लाचार और कमजोर नहीं है कि देश विरोधी ताकतों के मंसूबों को कामयाब होने दे। इसलिए पूर्ण राज्य का दर्जा आपके रहते हुए तो जम्मू कश्मीर को नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं? देखिए, हमारी बहन ने यहाँ जो कहा है और जिस कॉम्प्लेक्स में बात डाली है कि साहब कश्मीरी पंथ निकालेंगे या नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं समझता हूं जो 10 साल में इनका ट्रैक रिकॉर्ड बना है उससे 100% अच्छा रिकॉर्ड है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो देख ले। या तो ये हिस्ट्री पढ़ी नहीं है या पढ़ना चाहती नहीं है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने खुद माना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो फोकस मिलिटेंसी का जम्मू रीजन की तरफ आया उसमें इनकी एजेंसी जो थी, आज भी ये कह रही कि हमारी एजेंसी जो है कमजोर है। तो फिर 5 साल ये 10 साल का जो इनका शासन जम्मू कश्मीर के अंदर रहा उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड हमें समझा रही है ये। मुझे आप बता दीजिए कि इन 10 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए ये आंसू बहा रही हैं, और ये खुद कश्मीरी पंडित हैं, मुझे कह रही है कि मुस्लिम या हिंदू की बात कर रही है। मुझे आप बता दीजिए ये कितने कश्मीरी पंडितों को आपने कश्मीर घाटी के अंदर वापस ले जाके वहां स्थापित किया? कितने कश्मीरी पंडित हमने कश्मीरी पर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त जब मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, हमारी सरकार थी, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की, यहाँ कश्मीरी बच्चों को नौकरियां दी गई। प्राइम मिनिस्टर एक पैकेज आया था उनके लिए। आप मुझे बताइए कितने पैकेज आपने लिए लाए हैं कश्मीरी पंडितों के लिए? आप मुझे बताइए कि 10 सालों में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है जिसके लिए आप आंसू बहा रही हैं और खुद कश्मीरी। अच्छा गुप्ता साहब, एक बार बताइए, आपने जो है इतिहास पढ़ने को लेकर सवाल कर दिया रजनी सेठी जी पर, मैं भी ये जिज्ञासा को आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड भाजपा से बेहतर कैसे है कश्मीर घाटी के संदर्भ में या जम्मू कश्मीर के संदर्भ में? आपके माथे पर तो कलंक लगा हुआ है, हजारों हत्याओं का आपके शासनकाल में रहते हुए आपके माथे पर कलंक है, बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का, रातों रात आबादी को अपना जल जंगल जमीन छोड़कर वंचित होना पड़ा। तो आप इसके बावजूद भी इतने गर्व के साथ कह कैसे रहे? थोड़ा हमें समझाइए ना, इनके कार्यकाल में किसको ऐसा पलायन करना पड़ा? आप देखिए कि इस मिलिटेंसी के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कितने कारकुन मारे गए, कितने हमारे मिनिस्टर मारे गए, कितने हमारे वर्कर जो हमारे एमएलए एमएलसी मारे गए हैं, 1500 से ज्यादा। मेरे स्पीकर की डेथ हुई मिलिटेंसी में, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के मारे गए। और आप आज टैंक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक पार्टी थी जो जम्मू कश्मीर के अंदर 1996 के अंदर
मैदान में निकल के दोबारा डेमोक्रेसी को लाया। ये थे वहां पे, कितने बीजेपी वाले वहां थे या कितने बीजेपी वालों ने वहां शहादत दी है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों ने शहादत दी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इनके ट्रैक रिकॉर्ड से क्या गुप्ता जी, आपने वो नारा नहीं सुना भारतीय जनता पार्टी का, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ववर्ती जनसंघ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कश्मीर के लिए 75 साल पहले कुर्बान कर चुकी है, 73 साल पहले। आप पूछ रहे हैं रजनी सेठी जी को उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो अपने 73 साल केवल और केवल कश्मीर के संदर्भ में अपने धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति के नाम पर लगा दिए। इसके बाद आप रजनी सेठी से कह रहे हैं उन्होंने किया क्या? वो तो हम कह रहे हैं कि किया क्या, मतलब 370 को आप इन्होंने एब्रोगेट करके ये कहा कि भाई साहब जम्मू कश्मीर के अंदर हम मिलिटेंसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। कहां टूटी? परसों क्या हुआ है? अगर तोड़ दी है इन्होंने तो परसों क्या हुआ है? तो आखिरी बातचीत के लिए रजनी जी वापस आपके पास हूं। सारे सवाल घूम फिर कर आपके पास है। भाई धारा 370 के प्रावधानों की समाप्ति तो हो गई, पर आतंकियों की समाप्ति कहां हुई? घाटी का आतंक जम्मू तक पहुंच गया। कुल मिला के इतनी उपलब्धि आपके खाते में आई। क्या कहते हैं रजनी सेठी जी? मुश्किल बहुत बड़ी हो गई। विपक्ष में रहते हुए बोलना आसान हो जाता है, सत्ता में रहकर साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं हर सवाल का जवाब दूंगी हिमांशु जी। रतन लाल जी को पहले जवाब दे दूं। उम्र में आप मेरे से बड़े हैं। मुझे लग रहा था कि शायद आपके अध्यक्ष ने, फारूक अब्दुल्ला जी ने, उमर अब्दुल्ला जी ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके 370 के मुद्दे को डाइल्यूट कर दिया और शायद आप भी आज इस चीज को मानते होंगे, मगर अब मुझे लगता है कि आपको अपनी गलतियों का कोई एहसास नहीं है। ये मुझे देखने को मिल गया। पहली बात, आप कह रहे हैं कि एनसी के शासनकाल में जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकल आएगा। आप बात कर रहे हैं कि आतंकियों ने हमारे 1500 बंदे मार दिए। भाई बोगे बबूल तो गुलाब तो निकलेगा नहीं। आतंक बनाया किसने? आतंकी पैदा किए किसने? जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पनाह दी किसने? तो वो भी तो जवाब दीजिए ना रतनलाल जी। ये मेरे भाई हिमांशु जी बात कर रहे हैं कि 370 को खत्म करके टेररिज्म को खत्म नहीं किया गया। हिमांशु जी, आज हर चैनल पे, आज देश विदेश में इस चीज की चर्चा हो रही है कि पिछले 5 साल में यहाँ आतंक खत्म हो गया है, टारगेट किलिंग पे लोग आ गए हैं, कहीं ना कहीं उसको भी जल्द से जल्द समाप्त किया जाएगा। 370 को खत्म करना सिर्फ आतंकवाद को खत्म करना नहीं था। 370 को खत्म करना जैसी महिला को बराबरी का अधिकार देना था। वाल्मीकि समाज जो 70 साल से यहाँ सफाई कर्मचारी बन के बैठा था, उसको उसके बराबरी का अधिकार देना था। गोरखा समाज जिसको राइट नहीं था, उसको राइट दिलवाना था। पीओके रिफ्यूजी जिसको ये लोग वंचित रखते थे अपना शासन चलाने के लिए, 370 को इसलिए समाप्त किया गया। क्या गुमराह कर रहे हैं 370 के नाम पर मेरे भाई? क्या आप फिर से उनके हक हकूक छीनना चाहते हैं? एक्सेप्ट कर लीजिए। मुझे लगता है कि शायद आपको इसी जन्म में मुक्ति मिल जाए अगर आप इस चीज को मान जाते हैं कि एनसी के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर की जनता के साथ क्या क्या जायतियां हुई है। लेकिन रजनी जी, आप इतना गुस्सा तो हो गई, इतनी गलतियां करने के बावजूद भी देखो ना, लोगों ने इन्हीं की पार्टी को चुन लिया। अब लोगों के फैसले को आप नकार रही हैं। जिस मुद्दे पर चुनाव हुआ, दर्जा बहाली के संदर्भ में, उसको आप नकार दे रही हैं। तो फिर एक लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या रहा? जाने देते चुनाव आयोग के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को, थोड़ा और इंतजार कर लेते। क्या हड़बड़ाहट थी जब सरकार को काम ही नहीं करने देना? अगर इन्होंने 370 के ऊपर चुनाव लड़ा था, ये खुद ही क्यों मुकर गए? इनको पता है कि 370 वापस नहीं आएगा। ये सिर्फ लॉलीपॉप देकर लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। मेरा सवाल आज भी वहीं खड़ा है। कश्मीर की मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगा, ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहेगा जब तक वहां के लोगों की सोच नहीं बदलेगी। और वो सोच मुझे लगता है कि बदलेगी नहीं, क्योंकि एनसी के रतन लाल गुप्ता जी तो कुल मिलाकर अगर इस बातचीत के मर्म को समझें तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अभी राज्य का दर्जा दूर की कौड़ी है। उमर अब्दुल्ला को फेस सेविंग करनी थी, उन्होंने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर लिया। उपराज्यपाल को समन्वय के संदर्भ में अपनी मंशा जाहिर तौर पर दिखानी थी, इसलिए उन्होंने उसे केंद्र सरकार को अग्रेषित कर दिया। लेकिन तय है कि अभी राज्य के हालात और राजनीतिक परिस्थितियां इस प्रकार की नहीं है जिसमें राज्य के दर्जे के संदर्भ में कोई निर्णायक फैसला हो पाए। लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले, इस पर ऐतराज नहीं है। ऐतराज है तो वहां के हालात को लेकर।
इस बात की जरूरत स्पष्ट तौर पर महसूस की जाती है कि वहां के लोगों को अंदर भी यह मानसिकता आनी चाहिए कि आतंकियों को प्रश्रय देने वाले जब तक उनके बीच में मौजूद सकुशल रहेंगे तब तक भरोसे का वातावरण बनेगा नहीं, और जब तक देश की सुरक्षा के संदर्भ में भरोसे का वातावरण बनेगा नहीं तब तक ऐसा निर्णायक फैसला लिया जाना संभव नहीं। केंद्रीय सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि देश अखंड रहे। देश की अखंडता के साथ समझौते के संदर्भ में कोई फैसला केवल लोक लुभावन होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में चुनी गई सरकार राज्य में ऐसा वातावरण बनाएगी जिसके चलते भारत सरकार, केंद्र सरकार के मन में भी भरोसा जागेगा कि हम सही दिशा में आगे चल रहे हैं। इस उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, जल्द फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए